और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं। बड़ी खबर दिल्ली से है, जहां पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शरद अरविंद बोबड़े की सुरक्षा बढ़ाई गई है। सीजेआई बोबड़े को Z+ कैटेगरी की सुरक्षा दी गई है। पहले जस्टिस बोबड़े की सुरक्षा Z कैटेगरी की थी। गृह मंत्रालय ने IB की रिपोर्ट के बाद इस सुरक्षा को और पुख्ता और सख्त कर दिया है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सीजेआई शरद अरविंद बोबड़े की सुरक्षा बढ़ाई गई है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोबड़े को Z+ कैटेगरी की सुरक्षा अब दी गई है। आपको बता दें कि पहले Z कैटेगरी की सुरक्षा थी, लेकिन उसको अब Z+ किया गया है। और कानपुर के बिकरू कांड पर बड़ी खबर है। कल शाम जांच रिपोर्ट सौंपेगी SIT की टीम। कानपुर में 29 पुलिसकर्मियों के बयान लिए गए। गैंगस्टर विकास से कई IPS अफसर बात करते थे। जय वाजपेयी के जरिए विकास की बात होती थी। इन तमाम चीजों की जो रिपोर्ट है, कल शाम SIT अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। अब देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ खुलासे इस पूरे मामले पर होते हैं। कल शाम जांच रिपोर्ट सौंपेगी SIT की टीम। कानपुर में 29 पुलिसकर्मियों के बयान लिए गए। गैंगस्टर विकास के कई IPS अफसरों से बात होती थी। जय वाजपेयी के जरिए विकास की होती थी बात। और संतोष हमारे साथ जुड़ गए हैं। संतोष, कल शाम तक SIT की रिपोर्ट आ जाएगी, क्या कुछ तथ्य सामने आ सकते हैं, कुछ जानकारी मिल रही है क्या? देखिए, अभी पुख्ता तौर पर कह पाना थोड़ा सा जल्दबाजी होगी अवधेश, क्योंकि कल शाम तक और आज तो SIT की टीम कानपुर में ही है। कानपुर में जो देवेंद्र मिश्रा के CO बिल्लौर के पद पर जो जब तैनात थे, तो उस समय पर जितने भी पुलिसकर्मी हैं उनके बयान दिए गए हैं। करीब 29 ऐसे पुलिस कर्मी हैं जो कानपुर पुलिस में तैनात रहे बीते 1 सालों में, उनके सभी के बयान लिए गए। इसके साथ ही गाँव वालों के बयान लिए गए। सबसे बड़ी बात कि विकास दुबे की जो कॉल डिटेल खंगालने की बात आ रही थी, उसमें सबसे जो अभी तक तथ्य सामने आए हैं कि जो अधिकारी संपर्क में आए थे, उन संपर्कों से पहले बीच में जय वाजपेयी का कनेक्शन बहुत महत्वपूर्ण हो रहा है। ये कहा जा रहा है कि जो अधिकारी विकास दुबे के संपर्क में थे, वो जय वाजपेयी के जरिए ही उसको संदेशा पहुंचाते थे। आज विकास दुबे पूरे प्रकरण में जो SIT है वो कानपुर में है। कल देर शाम तक वो अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। कल उसका आखिरी दिन है। इस दौरान SIT के जो चेयरमैन है संजय भूसरेड्डी, वो कानपुर में वहीं पर कैंप कर रहे हैं, बयान दर्ज हो रहे हैं। तो कहा जा रहा है कि विकास दुबे कांड में पहली जो रिपोर्ट होगी वो कल देर शाम तक मुख्यमंत्री के टेबल पर पहुंच जाएगी। शुक्रिया आपका जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए संतोष। और केंद्र की मोदी सरकार ने नई शिक्षा नीति को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही साथ मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। नई शिक्षा नीति में 12वीं के फॉर्मेट को पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया। अब 10+2 से बांटकर 5+3+3+4 फॉर्मेट में ढाला गया है। इस पर ABP गंगा संवाददाता ने डिप्टी CM दिनेश शर्मा से बातचीत की। 34 साल बाद देश में नई शिक्षा नीति लाई गई है और सरकार का दावा है कि शिक्षा व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन इससे होंगे। राज्यों के शिक्षा मंत्री क्या सोचते हैं, हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश सरकार के डिप्टी CM और शिक्षा मंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा से। सर, क्या लगता है, सरकार दावा कर रही क्रांतिकारी कदम है? निश्चित रूप में क्रांतिकारी कदम से भी कुछ ज़्यादा कदम है, जिसमें स्कूली शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक को एकदम आमूलचूल ढांचे को परिवर्तित करने का काम किया गया है। रोजगार परक शिक्षा और उच्च शिक्षा में एनरोलमेंट बढ़ें, इसके भी तमाम प्रयत्न किए गए हैं। फीस का स्ट्रक्चर कैसा हो, फीस की अधिकतम सीमा क्या हो, निजी संस्थान और जो सरकारी संस्थान हैं उनमें सब में एक सी व्यवस्था लागू हो। साथ में जो विद्यालयों का जिसको कहना चाहिए कि जो संकुल है वो संबद्ध रहेगा प्राइमरी से और सेकेंडरी से। और साथ में इस प्रकार की व्यवस्था की गई कि विश्वविद्यालय स्तर पर मल्टी डिसिप्लिनरी, जिसको कहते हैं कि बहुआयामी विश्वविद्यालय होंगे। तो सभी तरह के संकाय एक साथ होंगे इसमें, जैसे कृषि विश्वविद्यालय है, स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय है, आयुर्वेद विश्वविद्यालय, तो अलग अलग खोलते हैं। तो वैसे नहीं, एक ही विश्वविद्यालय में ये अलग अलग संकाय को खोल के शोध कार्य पर हम ज़्यादा इसमें ध्यान देंगे। हायर एजुकेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी का गठन किया गया है और इसमें एक इसको लक्ष्य बनाया जिसमें नियमों का नियमन तो हो गई, जो गुणवत्ता और नवाचार हैं
उनका अनुपालन इसमें सुनिश्चित कराया गया है। एक सवाल सर मैं करना चाहूंगा कि अभी तक जीडीपी का 4.43% जो हिस्सा होता था वो शिक्षा में खर्च ये होता बहुत था। बड़ी बात है। हाँ, ये 6% होगा। अब 6%। हाँ, और अगर मैं स्पेसिफिकली उत्तर प्रदेश की बात करूं तो इसका कितना फायदा लाभ मिलेगा, ये थोड़ा सा बताएं। देखिए, उत्तर प्रदेश को लाभ का सबसे बड़ा कारण ये है कि उत्तर प्रदेश की आबादी सबसे ज्यादा है और सबसे ज्यादा स्कूली शिक्षा में बच्चे हमारे वहाँ पे हैं। उच्च शिक्षा संस्थान में भी तेजी के साथ हम ग्रो कर रहे हैं। वोकेशनल एजुकेशन हमारे यहाँ की आवश्यकता बन गई है। तो जो नई शिक्षा नीति है इसका एक सम्मिलित प्रयास यहाँ पर होगा। जैसा कि कहा गया है इसमें कि जो राष्ट्रीय शिक्षा आयोग होगा वो प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में होगा और उपाध्यक्ष इसके जो होंगे वो केंद्रीय शिक्षा मंत्री होंगे।